हाँ, हाँ, माँ, हाँ, मेरी बच्ची सपना, घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भाई साहब मेरी मदद कीजिए, देखिए ना मेरी बच्ची के मुंह से कितना खून निकल रहा है, मेरी मदद कीजिए भाई साहब। वो आदमी वहां से चला जाता है। ये देखकर ये महिला जिसका नाम शीतल है, वो दूसरे लोगों के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है। मेरी बच्ची मर जाएगी भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए भाई साहब। एक माँ अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए राह चलते लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती है, पर कोई भी इंसान उस गरीब बेबस माँ शीतल की सहायता करने को तैयार नहीं था। आह, कोई तो मेरी मदद करो भगवान जी। इधर शीतल की बेटी सपना अपनी दादी यामिनी की गोद में लेटी तड़प रही थी। रहम कीजिए भगवान जी, हम गरीबों पर रहम कीजिए। तभी सपना की आंखें और सांसें दोनों बंद हो जाती हैं। ये देखकर यामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब क्या सपना इस संसार को छोड़कर चली गई? क्या इस बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई? इस बात को जानने से पहले हम चलते हैं शीतल और उसके परिवार के बीते जीवन में, कि आखिर शीतल और उसके परिवार वाले इस सड़क पर क्यों आ गए। जामनगर गांव में अमित अपने पिता मनोहर के साथ जंगल में कड़ाके की धूप में लकड़ियां काट रहा था। आह, ये धूप तो बड़ी तेज है। मनोहर बोतल से पानी पीने लगता है। बाबा, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं लकड़ियां काटता हूँ। मनोहर सामने एक पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है। थोड़े समय बाद अचानक मनोहर को नींद लग जाती है। इधर अमित लकड़ियां काटने में लगा था। करीब आधे घंटे बाद अमित अपने पिता के पास आता है। थकान के कारण बाबा को नींद लग गई। बाबा को सोने देता हूँ। अमित थोड़ी देर आराम करके फिर से लकड़ियां काटने में लग जाता है। शाम का समय, मनोहर अब तक सोया था। तभी अमित मनोहर को जगाने लगता है। बाबा, उठिए बाबा। मनोहर उठ ही नहीं रहा था। ये बाबा उठ क्यों नहीं रहे हैं? अमित मनोहर की नब्ज और सांसें चेक करता है, जो कि बंद थी। मनोहर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर अमित रोने लगता है। तभी अमित अपने बाबा को लेकर अपने छोटे से घर आता है, जहां उसकी माँ यामिनी, पत्नी शीतल और 7 साल की बेटी सपना थी। तभी सब मनोहर की मौत देखकर खूब रोने लगते हैं। 2 दिन बाद अमित अपने परिवार के साथ घर में उदास बैठा था। माँ जी, थोड़ा तो खा लीजिए, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है माँ जी। मुझे नहीं खाया जाएगा बहू, तेरे ससुर जी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। शीतल और अमित जैसे तैसे यामिनी को संभालते हैं। अमित अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में जीवन बिता रहा था। अमित जंगल से लकड़ियां लाता है और उन लकड़ियों को छीलकर उनसे झाड़ू बनाकर गांव में बेचता है। 2 दिन बाद अमित फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। अब अमित के साथ शीतल भी घर में झाड़ू बनाने का काम करती है। अमित की ज्यादा कमाई नहीं होती थी। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम सपना घर के आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक उसे खून की उल्टियां होती हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शीतल और यामिनी उसे गांव के सरकारी अस्पताल लेकर आती हैं। माँ जी, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? रो मत बहू, हमारी सपना को कुछ नहीं होगा, भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे बहू। डॉक्टर अंदर सपना का चेकअप कर रहे थे। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। सपना के शरीर में 2 हार्ट हैं। ये सुनकर यामिनी शीतल के होश उड़ जाते हैं। क्या 2 दिल है? ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? मैं सच कह रहा हूँ। हम भी ये जानकर अचंभित हैं। किसी इंसान के शरीर में 2 दिल कैसे हो सकते हैं? पर आपकी बच्ची के सीने में 2 दिल हैं और एक दिल उसका बहुत कमजोर है, जो बार बार फेल हो जा रहा है। इसे मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट फेल के नाम से जानते हैं। वो तो शुक्र है कि सपना के 2 हार्ट हैं, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। वरना जिस तरह उसका एक हार्ट फेल हो रहा है, ऐसी कंडीशन में किसी का भी बचना नामुमकिन है। डॉक्टर की बातें सुनकर यामिनी शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर 2 हार्ट होना भी जानलेवा है। हमें सपना का कमजोर वाला हार्ट निकालना होगा, वरना अगर वो बार बार फेल होता रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। इन सब में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 20 लाख रुपए। डॉक्टर वहां से चला जाता है। रात का समय, यामिनी, सपना सब अपने घर में थे। क्या 2 दिन है? ये कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर हम भी चौंक गए थे बेटा, पर ये सच है। अब हमें जल्द से जल्द सपना का ऑपरेशन कराना होगा।
20 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे माँ? अमित के परिवार में आए दिन कोई न कोई परेशानी आती ही जा रही थी। तभी पूरा परिवार सपना के इलाज की चिंता में लग जाता है। अब इतनी बड़ी परेशानी आने पर किसी के गले से एक अन्न का दाना तक नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे दिन बीतते गए, सपना की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अमित शीतल सपना के इलाज के लिए हर किसी से मदद मांग कर पैसे जमा करने लगे। करीब 1 महीने बाद रात का समय था, सब घर में थे। इतनी मेहनत करने के बाद केवल 2 लाख रुपए ही जमा हो पाए हैं। माँ, अब तो एक ही रास्ता बचा है। हम अपना घर और सामान बेच देते हैं। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे तो आ जाएंगे हमारे पास। सही कहा जी आपने। हमारी बच्ची का जीवन सलामत रहा तो हम और बना लेंगे ऐसा घर। तभी सब अपना घर और सारा सामान बेच देते हैं, जिसके बाद अमित के पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब अमित और सब सड़क पर आ चुके थे। पूरा परिवार सड़क किनारे जमीन पर रहने लगा था। शीतल, पास के शहर में बहुत बड़े बड़े सज्जन लोग रहते हैं। मैं वहां जाकर उनसे मदद मांग कर देखता हूँ। शायद कोई हमारी मदद कर दे। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। नहीं शीतल, तुम माँ और सपना के पास रहो। मैं अकेले ही जाकर आता हूँ। अमित पास के शहर में चला आता है। इधर शीतल यामिनी सपना को लेकर सड़क पर भूखे प्यासे बैठे थे। रात का समय, तीनों गर्मी में सड़क पर लेटे थे। तभी अचानक सपना को खून की उल्टियां होती हैं और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। बिटिया, तू ठीक है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यामिनी शीतल सपना को लिटाकर उसके सीने को हाथ से सहलाते हैं। आधी रात का समय, शीतल यामिनी अब तक सपना को सहला रहे थे। सपना को नींद आ गई थी। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो आप हमारी भगवान जी। मेरी इस नन्ही सी बच्ची की तकलीफ दूर कर दीजिए। अपनी बच्ची की ये तकलीफ नहीं देखी जा रही मुझसे भगवान। मेरी बच्ची को ठीक कर दो। शीतल और यामिनी दोनों पूरी रात सपना को लेकर बैठकर रोती रही। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सपना की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और अमित अब तक शहर से लौटा नहीं था। अमित जी, आप कहाँ हो? लौट आइए अमित जी। एक माँ की अपनी बच्ची के प्रति ऐसी तड़प सच में बड़ी दर्दनाक थी। तभी सपना को लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। ये देखकर शीतल यामिनी रो रो कर भगवान से सपना के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अगले दिन सपना बेहोश हो जाती है और उसकी सांसें और नब्ज दोनों बंद हो जाती है। ये देखकर शीतल अपना आपा खो बैठती है। बाहू, जल्दी से अस्पताल चल। सपना, मेरी बच्ची। शीतल पुतले की तरह खामोश अपनी बेटी को देखते बैठी थी। सपना, जो अब जिंदा थी कि नहीं ये भी नहीं पता था। तभी यामिनी शीतल को एक चाटा मारती है। बाहू, लेकर चलना सपना को अस्पताल। तभी शीतल यामिनी सपना को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। तभी वहां अमित आ जाता है और वो शीतल के हाथ से सपना को लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल आता है, जहां सपना का इलाज होने लगता है। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। आप चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरी बच्ची को बचा लो भगवान। शीतल, अमित, यामिनी तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। तभी एक आदमी की नजर तीनों पर पड़ती है। वो आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। वो आदमी डॉक्टर के पास जाकर शीतल, अमित और यामिनी के रोने की वजह पूछता है। खुराना साहब, इनकी बच्ची के दिल में 2 हार्ट हैं और एक हार्ट बहुत कमजोर है। उसकी वजह से इनकी बच्ची की जान खतरे में है। इस आदमी का नाम खुराना था। ओह, अब ये बेचारे गरीब 20 लाख रुपयों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर, आप इनकी बच्ची का ऑपरेशन कीजिए। सारा पैसा मैं दूंगा। खुराना शहर का जाना माना रईस आदमी है। तभी वो सपना के इलाज का सारा खर्च हॉस्पिटल में देता है, जिसके बाद सपना ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपकी बच्ची के इलाज का खर्च शहर के जाने माने रईस खुराना साहब ने दे दिया है। क्या? कहाँ है वो? वो तो अपने घर चले गए। 2 दिन बाद आप अपनी बच्ची को घर ले जा सकते हो। डॉक्टर वहां से चला जाता है। वो जरूर भगवान ही होंगे जो इंसान के रूप में हमारी बच्ची की मदद करने आए थे। तीनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और 2 दिन बाद सपना को सही सलामत अपने घर लेकर आते हैं और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं। ऋतु नाम की गोरी खूबसूरत लड़की अपने छोटे से कमरे में आईने के सामने बैठी थी। हाय, किसी की नजर ना लगे मेरे इस सुंदर से चेहरे को। चलो अब जल्दी से तैयार होकर पार्क में मयंक के पास जाती हूँ। तभी वहां ऋतु की छोटी बहन सुषमा आती है।
अरे जब भी मैं कुछ अच्छे काम के लिए जाती हूँ, ये मनहूस काली बिल्ली की तरह चली आती है मेरा रास्ता काटने। दीदी कहाँ जा रही हो आप? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलोगी? रितु का अपनी बहन के प्रति ऐसा ही स्वभाव था। वो बचपन से ही सुषमा को अपना दुश्मन मानती आ रही है। तभी रितु बाहर चली जाती है। आखिर दीदी रोज सवेरे इतना सच सवर कर जाती कहाँ है? सुषमा बाहर आती है। बाहर सुषमा के गरीब माता पिता हरिया और शालिनी थे। माँ, दीदी कहाँ गई? वो अपनी सहेली के घर गई है। जा तू बाजार से सब्जी ले आ। सुषमा बाहर चली जाती है। समय भी कितना तेजी से निकलता जा रहा है ना शालिनी। हमारी फूल जैसी बिटिया कब जवानी की कतार पर आ गई, पता ही नहीं चला। अजी, अब हमें कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर रितु की शादी करवा देनी चाहिए। बात तो सही है शालिनी, पर इस गरीबी हालत में हम कहाँ से शादी का खर्च उठा पाएंगे। पहले हमें कहीं से पैसों की व्यवस्था करनी होगी, फिर हम बेटियों की शादी के बारे में सोचेंगे। शालिनी और हरिया बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी हरिया उसी गांव में अपने काम पर आता है। हरिया एक कपड़ा बनाने के कारखाने में मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम है। इधर रितु एक मयंक नाम के लड़के के साथ पार्क में बैठी थी। रितु, तुम कब अपने परिवार को हमारे प्यार के बारे में बताओगी? बहुत जल्द मयंक। मयंक और रितु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार की खबर दोनों के ही परिवार वालों को नहीं थी। शाम का समय। रितु, तुम्हारी और सुषमा की पढ़ाई तो अब पूरी हो चुकी है, तो तुम दोनों घर में रहकर अपनी माँ से घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है ये सीख लो, क्योंकि अब समय आ चुका है तुम दोनों की शादियों के बारे में सोचने का। यहाँ तो हमारी शादी की बात चल रही है। माँ, बाबा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। माँ, मैं मयंक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मयंक? कौन है ये लड़का? मयंक सेठ मनोहर जी का बेटा है। क्या? सेठ मनोहर जी का बेटा? आप जानते हो उन्हें? उसका नाम सुना है मैंने। अपने गांव में उनकी तरह धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। माँ, बाबा, मैं मयंक से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मयंक और उसके परिवार वालों को बुलाओ अपने घर, हम आगे की बातचीत करते हैं। अगले दिन मयंक अपने माता पिता मनोहर मेनका के साथ हरिया के घर आता है और दोनों परिवार में बातचीत होने लगती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम 10 दिन बाद ही शादी करवाना चाहते हैं। थोड़े समय बाद मनोहर और उसके परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। शालिनी, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। जी, पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मैं बलराम मालिक से थोड़ा कर्ज ले आता हूँ। अगले दिन हरिया गांव के सज्जन बलराम से कुछ कर्ज लेकर रितु की शादी की तैयारियों में लग जाता है। 3 दिन बाद रात में सुषमा बाजार से सामान लेकर सड़क से पैदल घर जा रही थी। तभी शराब के अड्डे पर मयंक बैठा दिखाई देता है, जो कि अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। अरे, ये तो जीजू हैं। सुषमा दोनों के करीब जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। भाई मयंक, नसीब हो तो तेरे जैसा। 4 शादियां होने के बाद भी तेरी अब 5वीं शादी होने जा रही है। भाई, ऐसा नसीब हमारा क्यों नहीं है? ये नसीब हर किसी का नहीं होता वरुण। 4 शादियां? जीजू की 4 शादियां हुई हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ बैठकर अय्याशी कर रहा है तू मयंक। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो लड़की मयंक को पीटने लगती है। ये देखकर उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। अरे, ये कौन है? ए, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। आज मैं तेरी जान ले लूंगी मयंक। तभी मयंक वहां से भाग जाता है। सुषमा उस लड़की के पास आती है। बहन, कौन हो आप और आप उन्हें पीट क्यों रहे थे? मेरा नाम पायल है, मैं उस मयंक की चौथी पत्नी हूँ। क्या चौथी पत्नी? हाँ, ये अमीरजादा मयंक हर बार एक लड़की से शादी करता है और फिर उस लड़की के साथ अपनी मौज मस्ती पूरी करके उसे जान से मार देता है और फिर किसी नई लड़की से शादी कर लेता है। मुझसे शादी होने के बाद मयंक मुझे भी जान से मारने वाला था, पर सही समय पर उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई और मैं अपनी जान बचाकर भाग गई। ये सारी बातें सुनकर सुषमा के तो होश उड़ जाते हैं। क्या? तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे, पुलिस भी इस अमीरजादे का कुछ नहीं कर सकती।
पायल की बातें सुनकर सुषमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, वो मयंक इतना खतरनाक है। अगर दीदी की शादी उससे हो गई तो दीदी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। सुषमा घर आती है और ऋतु और सबको उस मयंक की सारी सच्चाई बताती है। क्या 4 शादियां? ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुषमा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम मेरे मयंक के बारे में ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकती हो? हाँ, दीदी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने कानों से मयंक के मुंह से और उसकी चौथी पत्नी पायल के मुंह से ये बात सुनी। दीदी, वो मयंक आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आप उससे शादी मत कीजिए। अच्छा, समझ गई। मेरी शादी इतने अमीर घर में हो रही है, ये देखकर तुझे जलन हो रही है ना? इसीलिए तू ऐसी बातें करके मुझे गुमराह कर रही है ताकि मेरी शादी टूट जाए। दीदी मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर तू, मैं तेरी इस बनी बनाई कहानी में नहीं आने वाली। मयंक ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋतु सुषमा की एक नहीं सुनती। बहरहाल सुषमा सबको कह कह कर थक चुकी थी, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी कुछ ही दिनों बाद ऋतु और मयंक की शादी हो जाती है। दोनों की शादी में एक गरीब लड़के अजीत को सुषमा पसंद आ जाती है और वो अपने माता पिता के साथ अगले ही दिन सुषमा के घर रिश्ता लेकर आता है और 4 दिन बाद ही साधारण तरीके से सुषमा और अजीत की शादी हो जाती है। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में थी। ऋतु का ससुराल बहुत ही अमीर था और सुषमा का ससुराल बहुत ही गरीब। एक रात ऋतु अपने आलीशान कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे खिड़की के बाहर पायल खड़ी दिखाई देती है, जो कि ऋतु को इशारा कर रही थी। ये लड़की कौन है? ऋतु बाहर पायल के पास आती है। कौन हो तुम? मेरा नाम पायल है। ऋतु, मैं मयंक की चौथी पत्नी हूँ। अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना वो राक्षस मयंक तुम्हें भी जान से मार देगा। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? देखो बहन, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। तभी पायल ऋतु को अपनी और मयंक की शादी की फोटो दिखाती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तभी वहां मयंक आ जाता है। पायल, तुम? मयंक, ये सब क्या है? तो इस पायल ने तुम्हें मेरी सच्चाई बता दी। लगता है अब तुम दोनों को ठिकाने लगाना होगा। मयंक अपने हाथ में एक डंडा लेता है। ऋतु, भागो यहाँ से। इन दोनों को मारना ही होगा, वरना मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। तभी मयंक अपने दोस्तों को बुलाता है और सब मिलकर ऋतु पायल को घेर लेते हैं। पायल, तुझे तो उस दिन ही मार देना चाहिए था मैंने। तभी मयंक और उसके दोस्त ऋतु पायल को पकड़ लेते हैं और वो दोनों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर सुषमा और अजीत आ जाते हैं। दीदी, सुषमा, बचा हमें। तभी सुषमा और अजीत कई सारी लाल मिर्च पाउडर मयंक और उसके दोस्तों की आंखों में फेंक देते हैं। मेरी आंखें! भागो यहाँ से ऋतु! सब वहां से भागकर ऋतु के मायके चले आते हैं। मेरी बेटी के साथ उस मयंक ने इतना घिनौना काम किया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ससुर जी, उस मयंक को अब कानून सजा देगा, क्योंकि अब अपने पास पायल और ऋतु दो गवाह है। सुषमा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। तू जान तोड़ तोड़ कर मुझे मौत के मुंह में जाने से रोक रही थी और मैं पागल तेरी बात ही नहीं मान रही थी। मुझे माफ कर दे सुषमा, मुझे माफ कर दे। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगती हैं। अगले दिन ऋतु और पायल की गवाही पर मयंक को 20 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में सुषमा ऋतु की शादी अपने देवर अभय के साथ करवा देती है, जिसके बाद दोनों बहनें साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।